नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भारत के बंदरगाहों की जानकारी। वैसे तो भारत में मुख्य बंदरगाह और छोटे-मोटे बंदरगाह को मिलाकर 200 से ज़्यादा भारत में बंदरगाह है, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ मुख्य बंदरगाहों की जानकारी देखने वाले हैं। यहाँ पर जो मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, ये गुजरात से लेकर दक्षिण में केरल तक, फिर तमिलनाडु से लेकर पश्चिम बंगाल तक, ये भारत का समुद्र किनारा है और इन समुद्र किनारों पर बहुत से बंदरगाह बसे हुए हैं। और ये बंदरगाह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है क्योंकि विदेश से जाने वाला जो भारत के अंदर का जो माल है, अगर उसे हम विदेश में भेजते हैं तो इन बंदरगाहों से समुद्र के मार्ग से वो माल जाता है और किसी विदेश से आने वाला माल इन बंदरगाहों पर उतर कर वो भारत में अंदर आता है। तो दोस्तों, इन बंदरगाहों की हमें अब जानकारी लेनी है। उससे पहले हम देख लेते हैं इन बंदरगाहों का महत्व। अगर हम बात करें कि भारत का जो समुद्र किनारा है, भारत का समुद्र किनारा है 7,517 किलोमीटर लंबाई का। इसमें प्रायद्वीप, पूरा प्रायद्वीप और जो टापू है लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, वो भी आ गए हैं। भारत को 7,517 किलोमीटर लंबाई का समुद्र किनारा प्राप्त है, जिसमें 12 मुख्य बंदरगाह और 200 छोटे या मध्यम बंदरगाह है और इनसे देश का 95% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है इन बंदरगाहों से। और अगर हम बात करें 12 मुख्य बंदरगाहों की, तो इनका नेतृत्व, इनका नियंत्रण करता है केंद्र सरकार और जो छोटे बंदरगाह है वो समवर्ती सूची में आते हैं। आपको संविधान में पता है भारत की 3 सूचियां, उसमें से छोटे और मध्यम बंदरगाह जो है वो समवर्ती सूची में आते हैं और फिलहाल जो छोटे और मध्यम बंदरगाह है उसका नेतृत्व, उसका नियंत्रण और प्रशासन और प्रबंधन संबंधित राज्य सरकार कर रहा है। तो यहाँ पर हमने ये कुछ महत्वपूर्ण बातें जानी। अब एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि बहुत बार अलग-अलग किताबों में है, कहीं पर भारत के मुख्य बंदरगाहों में 13 बंदरगाह है, कहीं पर 12 है, कहीं पर 14 है। तो आखिरकार भारत के मुख्य बंदरगाह है कितने? तो दोस्तों, भारत के मुख्य बंदरगाह अगर आप आज के हिसाब से देखें तो भारत के मुख्य बंदरगाह है 12। वो मैं बता देता हूँ कौन-कौन से। पश्चिम तट पे, ये जो पश्चिम किनारा है, इसमें सबसे पहला जो गुजरात में बंदरगाह है कंडला, फिर महाराष्ट्र में 2 बंदरगाह है, मुंबई बंदरगाह और जेएनपीटी। फिर गोवा में बंदरगाह है मर्म गोवा, फिर कर्नाटक का मैंगलोर और केरल का कोचीन। तो ये कंडला से लेकर कोचीन तक पश्चिम तट पर 6 बंदरगाह है, मुख्य बंदरगाह। और अगर हम पूर्व किनारे की बात करें तो तूतीकोरिन, चेन्नई, यहाँ पर चेन्नई से बिल्कुल उत्तर में एन्नोर, फिर आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, फिर ओडिशा में पारादीप और पश्चिम बंगाल में कोलकाता और हल्दिया। कोलकाता और हल्दिया 2 बंदरगाह नहीं है, ये एक ही बंदरगाह है। तो कोलकाता हल्दिया 1 हुआ, फिर पारादीप 2, विशाखापट्टनम 3, चेन्नई 4, एन्नोर 5 और तूतीकोरिन 6। ऐसे पूर्व किनारे पर 6 बंदरगाह और पश्चिम किनारे पर 6 बंदरगाह, ऐसे भारत के कुल मुख्य 12 ही बंदरगाह है। हाँ, एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि 2010 में ये जो अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, यहाँ के बंदरगाह को भारत सरकार ने मुख्य बंदरगाह घोषित किया था 2010 में, लेकिन अब इसे मुख्य बंदरगाह की श्रेणी से हटा दिया गया है, इसीलिए अब ये मुख्य बंदरगाह नहीं है। बल्कि इन 12 बंदरगाहों के अलावा यहाँ पर जो मुंबई से उत्तर में ये जो जगह है जहाँ पे मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, यहाँ पर एक नया 13वां मुख्य बंदरगाह बनने जा रहा है जिसका नाम होगा वधवान। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों, चलिए इन सभी पोर्ट्स की हम वन बाय वन डिटेल में जानकारी लेंगे। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये जो पश्चिम तट है भारत का, ये पूर्व तट की अपेक्षा ज़्यादा गहरा है और यहाँ पर पश्चिम तट पे ज़्यादा बंदरगाह है पूर्व तट की अपेक्षा। पूर्व तट जो है ये ज़्यादा गहरा नहीं है, बल्कि पश्चिम तट गहरा भी है और यहाँ पर कृत्रिम बंदरगाह ज़्यादा भी है। तो चलिए अब सबसे पहला जो बंदरगाह है कंडला बंदरगाह, जो यहाँ पर मैंने आपको दर्शाया है, ये गुजरात में स्थित है कंडला बंदरगाह।
और आप ये जो दिख रहा है आपको, इसको कहते हैं कच्छ की खाड़ी। ये बराबर कच्छ की खाड़ी के नजदीक है। और ये जो बंदरगाह है कंडला, एक ज्वारीय बंदरगाह है। ज्वारीय बंदरगाह मतलब क्या? जो समुद्र का पानी है वो ज्यादा ऊपर उठा होता है। देखो, दो शब्द होते हैं, ज्वार और भाटा। भाटा का मतलब क्या? पानी जब नीचे चला जाए। और ज्वारीय मतलब क्या? जब पानी ऊपर उठ जाए। तो जब पानी ऊपर उठा होता है ना, तो जहाजों को बंदरगाह पर आना अधिक आसान हो जाता है। तो ये एक ज्वारीय बंदरगाह है कंडला। इसको फ्री पोर्ट भी कहा जाता है, मुक्त बंदरगाह भी कहा जाता है। और जो उत्तर भारत में ज्यादातर चीजों की आपूर्ति जो होती है वो कंडला बंदरगाह से ही होती है। मतलब क्या? विदेशों से बहुत सा माल जब कंडला पे आता है तो यहाँ से उत्तर भारत में माल पहुंचाया जाता है। तो दोस्तों, हमने देख लिया भारत का पहला बंदरगाह पश्चिम तट का कंडला। दूसरा बंदरगाह देखते हैं मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि प्राकृतिक बंदरगाह क्या होता है और कृत्रिम बंदरगाह क्या होता है। देखो, प्राकृतिक बंदरगाह और कृत्रिम बंदरगाह में ज्यादा फर्क नहीं है। मान लो कि यहाँ पर हमें कोई बंदरगाह इस जगह पर डेवलप करना है और वहां पे पहले से ही ऐसी सुविधाएं हो कि वहां पे आसानी से आप बंदरगाह बना सकते हो। मतलब वहां पे ऑलरेडी सब सुविधाएं, बस आपको थोड़ा सा उसमें डेवलपमेंट करके एक पोर्ट आप उसे बना सकते हो, तो उसे कहा जाता है प्राकृतिक बंदरगाह। लेकिन मान लो कि कहीं पर बिल्कुल पानी की व्यवस्था नहीं है, वहां तक आपको पानी पहुंचाना है, फिर वहां फिर उस बंदरगाह को डेवलप करना है, तो ये सारी चीजें जब आप उसमें ऐड करते हो तो वो हो जाता है कृत्रिम बंदरगाह। तो आपको प्राकृतिक बंदरगाह और कृत्रिम बंदरगाहों के बीच में फर्क समझ में आ गया होगा। तो हम देख रहे थे, जो मुंबई जो है वो भारत का एक सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। और भारत का अधिकतर व्यापार जो है, समुद्र मार्ग से होने वाला अधिकतर व्यापार, वो मुंबई बंदरगाह से ही होता है। अगर इसमें और कुछ जानकारी हम ले, जैसे कि यहाँ पर ये जो मुंबई बंदरगाह है, ये जिस द्वीप पर स्थित है उसका नाम है सालसेट द्वीप। इसको आप याद रखना, बहुत सी बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, अगला बंदरगाह हम देखते हैं, वो है जेएनपीटी बंदरगाह। जेएनपीटी का मतलब होता है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। इसको आप जेएनपीटी भी कह सकते हो, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट भी कह सकते हो। और इसका एक और इम्पोर्टेंट नाम है जो कि परीक्षा में हर बार आता है, नावा शेवा बंदरगाह। दोस्तों, ये देश का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है, नावा शेवा बंदरगाह। बराबर मुंबई के दक्षिण में और महाराष्ट्र में स्थित है। इसकी और अगर हम जानकारी ले, तो ये पूर्णतया यंत्र चालित, यंत्र से चलने वाला बंदरगाह है। और नावा शेवा को क्यों बनाया गया? मुंबई बंदरगाह का दबाव कम करने के लिए। क्या होता था, मुंबई बंदरगाह पर बहुत बोझ हो जाता था, बहुत ज्यादा जहाज वहां पे आ जाती थी, इसलिए उसका बोझ कम करने के लिए बनाया गया है नावा शेवा, एक कृत्रिम बंदरगाह। सबसे बड़ा भारत का कृत्रिम बंदरगाह है। और जितने भी बड़े बड़े विशालतम कंटेनर जो आते हैं वो ज्यादातर इस बंदरगाह पर आते हैं, इसीलिए इसको विशालतम कंटेनर बंदरगाह भी कहा जाता है। तो दोस्तों, हमने नावा शेवा बंदरगाह की जानकारी ले ली। अगला बंदरगाह है मर्मगोवा। ये आता है गोवा राज्य में। यहाँ पर अगर हम बात करें, गोवा राज्य में दो नदियां हैं, जुआरी और मांडवी। इस प्रकार से वो पश्चिम में बहती है, जुआरी और मांडवी। तो जुआरी जो नदी है उसके नद मुख पर, मतलब उसके मुख पर मर्मगोवा बंदरगाह है। और ये मर्मगोवा जो बंदरगाह है ना, यहाँ पर, ये जो कर्नाटक राज्य है, यहाँ पर एक स्थल है कुद्रेमुख। कुद्रेमुख लौह अयस्क के लिए बहुत प्रसिद्ध है। याद रखना, परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट है, कुद्रेमुख पूछा जाता है। कुद्रेमुख कहाँ का है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कुद्रेमुख प्रसिद्ध है लौह अयस्क के लिए, और ये कर्नाटक में स्थित है। फिर यहाँ से जो लौह अयस्क है वो भेजा जाता है मर्मगोवा, और फिर वहां से विदेशों में ये जो लोहा है वो निर्यात किया जाता है। और अगर और देखें इसमें, बस दोस्तों इसमें यही याद रखना है कि मर्मगोवा जो बंदरगाह है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लौह अयस्कों को एक्सपोर्ट करने के लिए, निर्यात करने के लिए।
फिर अगला बंदरगाह है न्यू मैंगलोर। मैंगलोर बंदरगाह आता है कर्नाटक में, दक्षिण कर्नाटक में ये आया हुआ है, बिल्कुल जो केरल है उसकी बॉर्डर पर, उसकी सीमा पर। मैंगलोर बंदरगाह भी उत्कृष्ट है। यहाँ कुद्रेमुख का जो लोह अयस्क है उसको एक्सपोर्ट करने में, और अगर उसकी और जानकारी हम ले मैंगलोर बंदरगाह की, तो देखो आप देख सकते हो इसमें भी कुद्रेमुख का जो लोह अयस्क है वो भेजा जाता है विदेशों में। कहाँ से? न्यू मैंगलोर से और मर्मगोवा से। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देख लिया इनकी जानकारी। अगला बंदरगाह हम देखते हैं कोचीन बंदरगाह। कोचीन बंदरगाह की अगर हम बात करें तो देख लेते पहले नक्शा में। कोचीन बंदरगाह आता है केरल में, यहाँ पर आप देख सकते हो। कोचीन को कहा जाता है अरब सागर की रानी, क्वींस ऑफ अरेबियन सी। कोचीन को कहा जाता है, इसी नाम से कोचीन फेमस है। और कोचीन की अगर हम और डिटेल में बात करें तो ये जो बंदरगाह है एक एक क्या वो उसे हम कह सकते हैं एक सरोवर पर है, जिसको केरल में कहा जाता है कयाल। एक कयाल पर है, कयाल जिसका नाम है वेम्बनाड। वेम्बनाड नाम का सरोवर है, सरोवर को केरल में कयाल कहते हैं। तो वेम्बनाड पे एक टापू है जिसका नाम है वेलिंगटन टापू, उसी पर ही कोचीन बंदरगाह स्थित है। देखते हैं हम इसमें, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में। देखो, क्वींस ऑफ अरेबियन सी, अरब सागर की रानी इसको कहा जाता है। एक प्राकृतिक बंदरगाह है और केरल के मालाबार तट पे है, वेम्बनाड कयाल में और वेलिंगटन टापू पर। अगला बंदरगाह आता है तुतीकोरिन। पहले इसको हम नक्शा में देख लेते हैं तुतीकोरिन को। यहां पर आप देख सकते हैं तुतीकोरिन ये बंदरगाह है। और तुतीकोरिन के अलावा एक और महत्वपूर्ण बात याद रखने जैसी है कि तुतीकोरिन के अलावा चेन्नई और एन्नोर, ऐसे तीन भारत के जो तीन मुख्य बंदरगाह है वो आते हैं तमिलनाडु में। भारत के हमने देखा कुल 12 मुख्य बंदरगाह है, उसमें से तीन बंदरगाह तो मात्र केवल में ही मात्र तमिलनाडु में ही आते हैं। तो तुतीकोरिन की अगर हम बात करें तो तुतीकोरिन को नया नाम है तुतीकोरिन का, हम यहां पर देख लेते हैं तुतीकोरिन का नया नाम। इसका नाम है वीओ चिदम्बरनार पिल्ले पोर्ट। याद रखना, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट किस बंदरगाह को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है तुतीकोरिन को। तुतीकोरिन में यही विशेषता आपको याद रखनी है, और ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद एक और चीज में यहाँ पे कंडला बंदरगाह के बारे में भूल गया था कहना। कंडला बंदरगाह को नया आधुनिक नाम दे दिया गया है जिसका नाम है दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट। ये आपको याद रखना है, कंडला बंदरगाह का नया नाम है दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट। चलिए अगला बंदरगाह देखते हैं चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह भी तमिलनाडु में ही आता है, और चेन्नई बंदरगाह भारत का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। ये हमें कंफ्यूजन होगा कि चेन्नई बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह हो सकता है, लेकिन आपको याद रखना है चेन्नई बंदरगाह एक कृत्रिम बंदरगाह है। पहले क्या होता था कि ये जो भाग है चेन्नई का, ये जो बंगाल की खाड़ी का जो भाग है, यहाँ पर ये भाग थोड़ा ऊंचा था, इसलिए पानी ज्यादा चेन्नई के नजदीक तक नहीं पहुंच पाता था। तो क्या होता था, पानी बहुत कम होता था, यहाँ पे ज्यादा गहरा नहीं होता था, तो बड़ी बड़ी जहाजें चेन्नई के तट तक नहीं पहुंच पाती थी। तो हमेशा बड़ी जहाजें चेन्नई से दूर खड़ी रहती थी, 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर दूर, और छोटी जहाजों से माल ले जाया जाता था बड़ी जहाजों पे रखने के लिए। बाद में भारत सरकार ने यहाँ की जमीन को खुदवाया, और जब जहाज थोड़ा जमीन गहरी हो गई तब जहाज वहां पे तट तक पहुंचने लगे। तो दोस्तों ये एक कृत्रिम बंदरगाह है, और चेन्नई के बराबर आप उत्तर में देखोगे तो यहाँ पर भारत का एक और कृत्रिम बंदरगाह है जिसका नाम है एन्नोर। एन्नोर बंदरगाह भी एक कृत्रिम बंदरगाह है, चेन्नई से उत्तर में है, तमिलनाडु पर ही है, और चेन्नई से मात्र 25-26 किलोमीटर दूर है उत्तर में। इस बंदरगाह का नया नाम है कामराज बंदरगाह, कामराज आपको याद रखना है। अगला यहाँ पे अगर हम और देखें कामराज बंदरगाह या कुछ और विशेषता, तो सॉरी एक मिनट, इसकी जो विशेषता है ये पूर्ण रूप से कंप्यूटराइज बंदरगाह है एन्नोर बंदरगाह।
और भारत का पहला बंदरगाह है जिसको निजी क्षेत्र की कंपनी ने बनाया है। इसमें निजी क्षेत्र का भी हिस्सेदारी है, मतलब पीपीपी मॉडल पर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर यह बंदरगाह बना हुआ है। आपको याद रखना है, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि कौन सा बंदरगाह में सबसे पहले निजी क्षेत्र की जो इन्वेस्टमेंट है, जो निवेश है वो हुआ है, तो याद रखना है वो एन्नोर बंदरगाह। फिर अगला बंदरगाह देखते हैं एन्नोर बंदरगाह के बाद, वो है विशाखापट्टनम बंदरगाह। विशाखापट्टनम बंदरगाह आता है आंध्र प्रदेश राज्य में, और विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। यह बंदरगाह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। परीक्षा में बहुत बार यह सवाल पूछा जाता है। यहाँ पर विशाखापट्टनम के पूर्व में बंगाल की खाड़ी में एक पहाड़ी है जिसको कहा जाता है डॉल्फिन नोज। बहुत सी बार क्या होता है, यहाँ से जब हवा आती है जोरदार, तो डॉल्फिन नोज को टकरा जाती है, तो उससे विशाखापट्टनम बंदरगाह का हमेशा संरक्षण होता है। तो डॉल्फिन नोज के कारण विशाखापट्टनम हमेशा अच्छा और 12 ही महीने अच्छे से काम करने वाला बंदरगाह है। यहाँ पे 12 ही महीने बड़े बड़े जहाज रुक सकते हैं। आप देख सकते हो, भारत का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है और भारत का सबसे गहरा बंदरगाह। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अगला बंदरगाह है पारादीप बंदरगाह। ये आता है ओडिशा राज्य में। पारादीप बंदरगाह की अगर हम बात करें तो पारादीप भी, अगर जापान को लौह अयस्क का निर्यात करना है जापान को इस तरफ, तो पारादीप बंदरगाह का उपयोग किया जाता है। और ये महानदी के मुख पर स्थित है। इस प्रकार से जो महानदी है वो पूर्व की तरफ बहती है ओडिशा में, और महानदी के मुख पर पारादीप बंदरगाह है। और अगर हम कुछ पारादीप के बारे में जानकारी लेना चाहे तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये कटक जो है, कटक से 100 किलोमीटर दूर है महानदी के डेल्टाई क्षेत्र में, और जापान को यहाँ से लोहा मैग्नीज का निर्यात किया जाता है। तो ये हमने देख ली पारादीप बंदरगाह की जानकारी। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो बंदरगाह है हमारा कोलकाता हल्दिया बंदरगाह। इसके बारे में पहले मैं बता देता हूँ कि यहाँ से इस प्रकार से गंगा नदी बहती है और पश्चिम में इस तरफ गंगा नदी इस तरह से मुड़ती है और उसकी दूसरी शाखा बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो ये जो एक शाखा है जो पश्चिम बंगाल में मुड़ी, जिस पर मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, इसको कहा जाता है हुगली नदी। इसी हुगली नदी पर कलकत्ता बंदरगाह है। तो याद रखना है आपको, कलकत्ता बंदरगाह बंगाल की खाड़ी पर नहीं है, मतलब समंदर पे नहीं है, ये एक नदी पर है। इसको नदीय बंदरगाह भी कहा जाता है कोलकाता को। परीक्षा में पूछा भी जा सकता है कि कौन से बंदरगाह को नदीय बंदरगाह कहते हैं, तो कोलकाता बंदरगाह को। और कोलकाता बंदरगाह का बोझ कम करने के लिए बराबर दक्षिण में हल्दिया बंदरगाह बनाया गया। लेकिन एक बात आपको याद रखनी है कि हल्दिया बंदरगाह भले बनाया गया हो, लेकिन ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है। मतलब पहले से ही बहुत सारी सुविधाएं यहाँ पे मौजूद थी। बहुत कम खर्चे से, बहुत कम मेहनत से एक बंदरगाह वहां बनाया गया है, इसीलिए इसे प्राकृतिक बंदरगाह कहते हैं हल्दिया को। और कोलकाता और हल्दिया दोनों दो बंदरगाह नहीं माने जाते। कोलकाता हल्दिया एक ही बंदरगाह है। क्या होता है, हल्दिया तक माल सामान पहुंचाया जाता है, फिर वहां से नदी के द्वारा, हुगली नदी से कोलकाता तक पहुंचाया जाता है। और अगर कोई विशेषता इसमें देखे तो कोलकाता भी, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि कंडला बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है, वैसे कोलकाता भी एक ज्वारीय बंदरगाह है। तो यहाँ पर हमने ये बंदरगाहों की जानकारी ले ली है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे एक और बात आपसे कहना चाहूँगा कि ये जितने बंदरगाह हमने, मुख्य 12 बंदरगाह हमने देखे, उसमें से JNPT जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट और चेन्नई और एन्नोर, ये 3 बंदरगाह को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे प्राकृतिक बंदरगाह है। तो इन तीनों को आप याद रखना, एन्नोर, चेन्नई और नावा शेवा तीनों प्राकृतिक बंदरगाह है और बाकी सारे तीनों कृत्रिम बंदरगाह है और बाकी सारे प्राकृतिक बंदरगाह है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने इन बंदरगाहों की जानकारी ले ली है। तो अगले वीडियो में और मैं आगे का टॉपिक करवाऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।